अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लोनिंग। हमने आज क्लोनिंग और उसके एथिक्स देखने हैं। इश्यूज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव एंड क्लोनिंग टेक्निक। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज बायोएथिक्स। द स्टडी ऑफ द एथिकल एंड मॉरल implications ऑफ न्यू बायोलॉजिकल डिस्कवरीज एंड मेडिकल एडवांसेस एज इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड ड्रग रिसर्च। जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग या ड्रग्स के अंदर रिसर्च करते हैं, न्यू ड्रग्स बनाने की कोशिश करते हैं, न्यू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी करते हैं या बायोमेडिकल के अंदर एडवांसेस लाते हैं, तो इसके साथ कुछ एथिकल इश्यूज भी रेज होते हैं। हम कहते हैं कि बायो एथिक्स का मतलब यह है कि भी आप रिसर्च तो करें मगर इन्वायरमेंटल ह्यूमन एथिक्स को अपनी नज़र में रख के, ताकि आप उसको क्रॉस ना करें। अब क्लोनिंग क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सिंगल जीन, डीएनए फ्रैगमेंट, सेल लाइन और ऑर्गेनिज्म। मीन आप किसी भी सेल की कॉपी बना लें, डीएनए फ्रैगमेंट की कॉपी बना लें या पूरे ऑर्गेनिज्म की कॉपी बना लें। और क्लोन क्या होता है आप जानते हैं कि एग्जैक्ट मैच होता है। क्लोनिंग के अंदर तीन किस्म की टेक्निक यूज होती है: रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग एंड थेराप्यूटिक क्लोनिंग। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये है कि जिसमें आप डीएनए बनाते हैं, उसको आप आगे नहीं लेके जाते। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का मतलब है आप इससे कोई ऑर्गेनिज्म बनाना चाहते हैं, कोई माइस बनाना चाहते हैं, कोई आप चिकन बनाना चाहते हैं, कोई शीप बनाना चाहते हैं। और थेराप्यूटिक क्लोनिंग क्या है कि वो क्लोनिंग जिससे आप कोई ड्रग बनाना चाहते हैं, जैसे ई कोलाई से आपकी इंसुलिन बन रही है। अब रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के अंदर हम कहते हैं कि भी क्लोनिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग एन ऑर्गेनिज्म दैट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द डोनर ऑर्गेनिज्म। विच मीन अगर आपने एक ह्यूमन बीइंग का सेल लिया है, जब आप उसे एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे वो एग्जैक्टली उसके जैसा होगा। अब इसके अंदर जो टेक्निक यूज होती है उसको हम कहते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, SCNT, जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होती है। और इसका गोल क्या है? टू प्रोड्यूस अ लिविंग क्लोन ऑफ द डोनर ऑर्गेनिज्म। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर में ये होता है कि भी आप एक फर्टिलाइज्ड एग लेते हैं, उसका न्यूक्लियस रिमूव कर लेते हैं और उसकी जगह जिस बंदे का आपने क्लोन बनाना हो उसका न्यूक्लियस ऐड कर देते हैं। तो नए जो टेक्निक आपका जो क्लोन बनता है वो बिल्कुल उस जैसा आइडेंटिकल बनता है जिसका आपने न्यूक्लियस डाला होता है। ये जो डॉली शीप बनाई गई थी वो इसी मेथड के थ्रू बनाई गई थी। जी, जो हमारा सबसे पहला क्लोन है वो डॉली शीप है, जो कि 1996 के अंदर आयान विल्मट और उसके कोलीग ने रोजलैंड इंस्टीट्यूट इन स्कॉटलैंड के अंदर बनाए। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट किस्म के क्लोन हैं कि काउज का क्लोन बना, माइस का क्लोन बना और बहुत से ऑर्गेनिज्म के क्लोन बने। और इस टेक्निक को, क्लोनिंग को और ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मेडिकल साइंसेज के अंदर। और ये जो क्लोनिंग बनाई गई है ज़्यादातर ये सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर के थ्रू बनाई गई है। और इसके अलावा भी बहुत सी टेक्निक इसी मेथड को यूज़ करते हुए बनाई गई है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली सिंपल है। अब हम बात करते हैं क्लोनिंग ह्यूमन। अब जो मेन हमारा टॉपिक है कि ह्यूमन क्लोनिंग है क्या इसको करना ठीक है नहीं है, उसके हम एस्पेक्ट्स देखेंगे। ह्यूमन क्लोनिंग दो किस्म की है। आप कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के अंदर an embryo is created and implanted into a woman womb to bring it to the term। इसमें होता यह है कि भी इसका डिफरेंट मेथड्स हैं कि भी आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, उससे जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है और उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर देते हैं एक सरोगेट मदर के अंदर। उस सरोगेट मदर के अंदर उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट होती है और न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। और दूसरी टाइप हमारे पास है थेराप्यूटिक क्लोनिंग, इन विच एन एम्ब्रियो इज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सेल फ्रॉम इट। कि आपने उसको कंप्लीट ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस करना बट उससे सेल प्रोड्यूस करने हैं, जिससे आप अपनी थेराप्यूटिक प्रोटीन डेवलप कर सकते हैं। एक रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, सेकंड थेराप्यूटिक क्लोनिंग। अब बात यह है कि वाई क्लोन ह्यूमन। ये एक अनकन्वेंशनल मीन है रिप्रोडक्शन का, जिसमें आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूज़ करते हैं, सरोगेट मदर यूज़ करते हैं, या आप इसको लिंक कर सकते हैं अडॉप्टेशन के साथ भी। जो लोग इसकी फेवर में हैं वो ये कहते हैं कि भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इसका ये मतलब है कि भी
आप जो लोग नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो है ना वो हेल्प कर सकते हैं आप उसको। और सरोगेट मदर का कंसेप्ट यही है कि भी डेफिनेटली शी इज़ नॉट एक्चुअली प्रेग्नेंट, बट उसकी वोम के अंदर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, सो शी कैन गिव बर्थ टू बेबीज। वेल, जो सरोगेसी वाला कंसेप्ट है हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ में तो नहीं है, बट यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, यूएसए के अंदर ये बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वो कहते हैं जी हम इसलिए क्लोन करना चाहते हैं ताकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट को समझ सकें, कि हर स्टेप पे हम देखें कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होती है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को समझ सकेंगे तो हम बेहतर तरीके से उसका इलाज कर सकेंगे। प्लस अगर हम क्लोनिंग करेंगे ह्यूमन की तो हम प्रोड्यूस कर सकेंगे स्पेयर पार्ट। स्पेयर पार्ट का मतलब क्या है, ऑफ ऑर्गन। ये बहुत से लोग हैं जिनकी किडनी फेल हो जाती है। अब इतनी ज़्यादा किडनी है तो नहीं, तो आपके पास और ऑप्शन क्या है कि आप उनको क्लोन करवा लें। नेक्स्ट वो कहते हैं जी हम टेस्ट कर सकते हैं जेनेटिक डिफेक्ट पे। ऐसे लोग भी हैं कि देखने से पहले, कि मैरिज से पहले क्या उनके अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट मौजूद है। ऐसा तो नहीं है कि अगर उनकी शादी कर दी जाए तो वो अल्टीमेटली जो उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हैं उनके अंदर भी जेनेटिक डिफेक्ट चलता जाए। ये चीज़ बहुत कॉमन है। इसलिए जो है ना मेडिकल साइंस ये कहती है कि कज़न मैरिजेस को अवॉइड किया जाए। और प्लस आप जो है ना किसी फैमिली में कोई ऐसी डिजीज़ अगर चल रही है तो मैरिज से पहले उसकी मेडिकल स्क्रीनिंग लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्गूमेंट है कि इंक्रीज चांस ऑफ प्रेगनेंसी प्लस प्रोड्यूस टू चिल्ड्रन एट द सेम टाइम, मीन ट्विंस जो है ना जो लोग चाहते हैं। नेक्स्ट आर्गूमेंट है जी प्रिजर्व ट्रेट्स एंड टैलेंट्स, मीन जैसे आप आइंस्टाइन को क्लोन कर लें, विच मीन्स मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने शायद आइंस्टाइन के ब्रेन को या कुछ ऑर्गन्स को मीन उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है कहीं फॉर द फ्यूचर के लिए, कि भी ऐसी ट्रेड्स या टैलेंट्स को डेवलप कर लिया जाए ताकि आपके लिए फ्यूचर में काम आए। या आप ये कह लें कि सम टाइम ये काम आता है आपके लिए किसी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में। जैसे अगर एक कपल है उसके अंदर एक पार्टनर स्टेराइल है तो उनकी हेल्प की जा सकती है। अब जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि हम कहते हैं कि थेराप्यूटिक क्लोनिंग के मोस्टली हम लोग इसको इनकरेज करते हैं। क्यों इनकरेज करते हैं? क्योंकि इससे हमें बहुत सी थेराप्यूटिक्स और लाइफ सेविंग ड्रग्स मिलती हैं, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास इंसुलिन है। वो कहते हैं जी जो क्लोन्ड एम्ब्रियोज हैं उनसे हम ब्रेन सेल डेवलप कर सकते हैं जो कि पार्किंसन एंड अल्जाइमर डिजीज़ में इस्तेमाल हो सकते हैं। अब आप जानते हैं कि पार्किंसन और अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर आपके ब्रेन सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं, और ब्रेन सेल ऐसे हैं जिनकी रीजनरेशन नहीं होती। मीन हमारे ब्लड सेल हैं वो रीजनरेट कर सकते हैं, हमारे स्किन सेल हैं रीजनरेट कर सकते हैं, बट ब्रेन सेल अगर डेड हो गए तो रीजनरेट नहीं कर सकते। सो वो कहते हैं कि हम इनकी मदद से इन सेल को रीजनरेट कर सकते हैं। इसी तरह वो कहते हैं पैंक्रियाटिक आइलेट्स सेल्स ऑफ डायबिटीज़ को आप रीजनरेट करवा सकते हैं। तो ये वो थेराप्यूटिक क्लोनिंग के पॉजिटिव इफेक्ट हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो एम्ब्रियो है ये नर्व सेल स्पाइनल कॉर्ड डैमेज के अंदर जो होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है ना जिनको फॉलिज का पैरालिसिस हो जाता है, फॉलिज का अटैक आ जाता है, वो चल नहीं सकते, वो कहते हैं हम उनको ऐसे नर्व सेल प्रोवाइड कर सकते हैं क्लोनिंग के थ्रू ताकि वो फिर चलना फिरना शुरू कर दें। इसी तरह ब्लड की सप्लाई को इंक्रीज़ किया जा सकता है। बोन मैरो, जिन लोगों को बाई बर्थ जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं उनका बोन मैरो रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है, उनको जो है चेक किया जा सकता है। ब्लड सेल डिसऑर्डर को चेक किया जा सकता है। मीन आप कह लें कि भी एक पेशेंट है लेट्स सपोज जिसको ब्लड कैंसर है और उसने हर कुछ अर्से के बाद ब्लड चेंज कराना है, तो इसके पास इतना कहाँ से आएगा। इसी तरह अगर किसी के बोन मैरो सेल के अंदर इम्यूनिटी ही नहीं है और उसने हर कुछ अर्से के बाद बोन मैरो अपना चेंज कराना है, इन सब के लिए वो कहते हैं कि हम बेनिफिट प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग थेराप्यूटिक क्लोनिंग। अब पॉइंट ये है कि भी हमें रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग करेंगे तो ये एक किस्म का यूजेनिक का कंसेप्ट आ जाएगा कि आप कुछ ट्रेड को इन्हांस कर रहे हैं जानबूझ के
आपने सिलेक्शन कर रहे हैं। इसकी मदद से आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी, क्योंकि आप एक खास स्पेसिफिक ट्रेड पे लग जाएंगे, बाकी ट्रेड्स पे आप तवज्जो नहीं देंगे। और आप सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑर्गन आप यूज़ करना शुरू कर देंगे, जो चीज़ एक्चुअली चाहिए आप वो नहीं बनाएंगे, आप उसके अंदर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा जो क्लोन बना है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन उसका ड्यूरेशन कम हो सकता है। आपने देखा होगा डोली शीप या दूसरी चीज़ जो बनी है उनकी लाइफ कंपैरेटिवली वो कहते हैं कि कम थी। और ये भी हो सकता है जो आपका क्लोन बना हो वो एबनॉर्मल। अब इसके एथिकल इश्यूज, जिसमें सबसे पहले हम कहते हैं जेनेटिक डैमेज टू द क्लोन, जो क्लोन को जेनेटिक डैमेज हो सकता है। हेल्थ रिस्क टू द मदर, माँ को हेल्थ रिस्क हो सकता है। सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ एम्ब्रियोज एंड फीटस ज़ाया हो जाएंगे। क्लोनिंग में ये कहा जाता है कि जो सक्सेस रेट है आपका अप्रॉक्सीमेटली 5% है। अब इस 5% सक्सेस रेट के अंदर हम ये बात करते हैं कि अगर आपके पास आपने 100 एम्ब्रियो लिए हैं तो इसका मतलब है हो सकता है 5 एम्ब्रियो सक्सेसफुल है। और इसका ये मतलब है कि अगर हम इस्लाम के रेफरेंस से देखें इसका मतलब है 95 लाइफ आपने डिस्ट्रॉय कर दी। साइकोलॉजिकल हार्म है क्लोन को, ये आगे हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे ये कैसे है। और फैमिली रिलेशन बड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। और मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ है, मीन फैमिली में एक किड है आपने उसका क्लोन बना दिया, अब 2 किड हैं दोनों एक जैसे हैं, तो इनका आपस में रिलेशन क्या होगा, कैसे होगा, आप कैसे डिफाइन करेंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं ये टोटली अनएक्सपेक्टेबल है कि भी हम इसको मान ही नहीं सकते। क्यों? बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग समवन एल्स मेकअप। आपकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, आपने किसी की आइडेंटिटी को चोरी किया हुआ। इनफर्टिलिटी, और जो क्लोन बना है वो इनफर्टाइल है, वो आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फिजिकल रिस्क हो सकता है और उसको सोशल रिस्क हो सकता है, क्योंकि उसके उस तरह से ग्रूमिंग नहीं होगी जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग की होती है। और इट इज डिस्ट्रॉइंग द ह्यूमन डिग्निटी कि आइडेंटिटी और राइट्स ऑफ क्लोन के ऊपर। अब उसका क्या राइट्स है? लेट्स सपोज अगर आपने एक क्लोन बना लिया, क्या हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको नेशनल आईडी कार्ड इशू करेगी? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि दिस इज अगेन द ह्यूमन डिग्निटी और राइट, कि भी किसका राइट है? राइट तो उसी का है जो असल ह्यूमन बीइंग है। तो इसका मतलब है जो क्लोन बना है उसका तो सिरे से कोई राइट ही नहीं है। इंडिविजुअलिटी एंड ऑटोनॉमी, पर्सनल ऑटोनॉमी क्लोन ह्यूमंस के ऊपर, कि भी अब उसकी वही जो मैं अभी बात कर रहा था कि भी उसका क्या राइट है, क्लोन का क्या राइट है। वो दुनिया में तो आप उसको ले आए, क्या उसकी कोई वैल्यू है, कोई हैसियत है, कोई आइडेंटिटी है अपनी? नहीं, वो तो किसी और की आइडेंटिटी को यूज़ कर सकता है। आप कंसेंट की बात करें, वो कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप क्लोन से कोई कंसेंट ले सकें। अब तो उसने बना दिया, आपने उसकी मर्जी के बगैर ही बनाया है ना, तो कंसेंट वाली बात ही नहीं आती। क्योंकि जबकि मेडिकल साइंस में ये कहा जाता है कंसेंट एक बेसिक पैरामीटर है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिस्क, अब ये आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसको यूँ समझ लें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपका वो पर्पज़ नहीं है, आप इस पर्पज़ को मिस यूज़ कर रहे हैं। और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि उसके ऊपर ओवरऑल साइकोलॉजिकल या जेनेटिकल कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, कि माशरे में उसका कैसे इम्पैक्ट होगा, वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है वगैरह वगैरह। ये तो थी अब तक ये ह्यूमन क्लोनिंग की बात। अब हम बात करते हैं एनिमल क्लोनिंग की। एनिमल क्लोन डाइवर्स ट्रेट के साथ प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे आप ऑर्गन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है जैसे पांडा आजकल एक्सटिंक्ट करने वाला है, आप उसको बचा सकते हैं क्लोन करके। अब इसके अंदर जो एथिक्स रिक्वायर्ड है, आप कहते हैं कि भी आप क्लोनिंग करें, इसके इतने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इश्यूज नहीं है जितने ह्यूमन से रिलेटेड है, मगर इसके स्टिल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं सोसाइटी के अंदर और बिलीव्स के अंदर। अब वो कहते हैं कि कुछ ये पॉइंट हमने दिए हुए हैं कि ये फॉलोइंग पॉइंट ज़रूर कंसीडर करने चाहिए क्लोनिंग करने से पहले। नंबर 1, वैल्यू। वैल्यू का मतलब है अगर कोई ह्यूमन क्लोनिंग एनिमल क्लोनिंग करने वाला है
उसे ये डिसाइड करना होगा एट द एंड ऑफ क्लोनिंग क्या इससे कोई इम्पैक्ट भी होगा सोसाइटी पे कि नहीं होगा, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, कोई इम्प्रूवमेंट होगी, वेल बीइंग में कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। अगर तो होगा तो फिर तो करें, अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली हमारी जो रिसर्च होती है रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च होती है, बल्कि बेनिफिट के लिए नहीं होती। सेकंड पॉइंट है साइंटिफिक वैलिडिटी। उसका क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्लोनिंग करने का, और जो वो क्लोनिंग कर रहा हो वो साइंटिफिक नॉलेज की बेस पे या मेथड की बेस पे हो, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं हो। मीन जैसे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, अता पता कुछ नहीं होता, आते हैं जी हाँ जी मैंने ये करना है, और ख़ुद से उल्टे पुल्टे काम करना शुरू कर देते हैं। आपका साइंटिफिक नॉलेज और बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है फेयर सब्जेक्ट सिलेक्शन। आप जो क्लोनिंग कर रहे हैं आप किस ऑर्गेनिज्म पे करना चाहते हैं, आप माइस पे करना चाहते हैं, रैट पे करना चाहते हैं, किस पे करना चाहते हैं, और इसमें बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए, बाइसनेस क्या है जी, मेरे पास यहाँ पे अभी रैट अवेलेबल है, चलो मैं रैट पे ही कर लेती हूँ, मेरे पास चिकन अवेलेबल है मैं चिकन पे कर लेता हूँ, ये बाइसनेस है। बाइसनेस फ्री होना चाहिए, विच मीन आपको पूरा पता होना चाहिए कि मुझे यही चीज़ चाहिए और मैंने इसी पे करना है। फेवरेबल रिस्क बेनिफिट रेशो, आपने ये देखना है कि क्या इसका फ़ायदा कितना है और इसका नुकसान कितना है, तो आपने उसको मिनिमाइज़ करना है कि रिस्क और बेनिफिट रेशो आपका कितना है। इंडिपेंडेंट रिव्यू, अब आपके रिसर्च को या क्लोनिंग को एक इंडिपेंडेंट, जिसमें आपका कोई दोस्त ना हो या आपका कोई जानने वाला ना हो जो आपको इन्फ्लुएंस करे, आपका ऑडिट होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, और वो आपको बताए कि क्या वाकई इसका फ़ायदा है कि नहीं है। और कंसेंट, कंसेंट होता है सम टाइम क्लिनिकल रिसर्च के बेस में, कि अगर आपने एक स्टडी एनिमल पे की, उस पर आपने लेके जाना है क्लिनिकल ट्रायल 1, 2 या 3 पे, तो आपके लिए कंसेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंसेंट नहीं मिलेगा तो आप आगे रिसर्च को कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब एनिमल क्लोनिंग के अंदर कुछ आपके एथिक्स इन्वॉल्व हैं। ये एथिक्स क्या हैं? सबसे पहला है सर्वाइवल रेट ऑफ क्लोन एम्ब्रियो इज लो। ह्यूमन के केस में भी यही है, एनिमल के केस में भी मैंने यही बताया है कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको मैक्सिमम भी मिले तो 5% है, 95% आपके इस प्रोसेस में एम्ब्रियो ज़ाया हो जाते हैं। सेकंड, इसका आउटकम ये है कि भी जो कॉल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनकी बर्थ होती है, उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। वेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से सम टाइम जो मदर होती है, मीन अगर एक गाय है उसने बछड़े को जो है ना ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना है, अगर उसका वेट बहुत ज़्यादा होगा तो वो काऊ उसको बर्थ नहीं दे सकेगी, उसकी ड्यूरिंग द बर्थ ही उसकी डेथ हो जाएगी। ब्रीडर में वांट टू कीप देयर एनिमल यूनिक, ब्रीडर ये चाहते हैं कि उनका एनिमल यूनिक किस्म का हो। इसी तरह ब्रीडर ये भी चाहते हैं कि वो ऐसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे जो ज़्यादा दूध दे या जिससे ज़्यादा मीट प्रोड्यूस हो, गोश्त ज़्यादा प्रोड्यूस हो। अब इस प्रोसेस में क्लोनिंग के दौरान ऐसा भी हो सकता है जो एनिमल आपने प्रोड्यूस किए हैं उनका हार्ट, लंग या इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो। ये भी हो सकता है उनके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर ज़्यादा हो। ये वो सारे एथिक्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए जब हम क्लोनिंग की तरफ जाएं। अब हम बात करते हैं इस्लाम जो है ना क्लोनिंग के बारे में क्या कहता है। डेफिनेटली अगर आप ह्यूमन क्लोनिंग की बात करें तो सिंपली द आंसर इज़ नो। इस्लाम बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। हाँ, अगर किसी की लाइफ बचानी हो और आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, फिर आप स्पेसिफिक पार्ट मीन ऑर्गन के हिसाब से आप कह लें कि भी किसी हद तक आपको क्लोनिंग करने की इजाज़त मिल सकती है, मगर अंडर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। जबकि एनिमल के हवाले से इस्लाम कंपैरेटिवली लीनियंट है कि भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आता है कि भी कि जानवरों को आपके फ़ायदे के लिए बनाया गया। दूसरा है जूडिज़म। जूडिज़म के भी वेरियस पॉइंट हैं। ये थेराप्यूटिक क्लोनिंग को अलाउ करते हैं मगर रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग को अलाउ नहीं करते। क्रिश्चियनिटी जो है वो क्लोनिंग को टोटली, ह्यूमन क्लोनिंग को टोटली अपोज करती है। इनके वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस ने इसको अपोज किया, पहले 2000 में अपोज किया, फिर 2004 में अपोज किया, 2006 में दोबारा कम्प्लीटली अपोज किया। बट एक और मज़हब है रियलिज़म। ये रियलिज़म मेरा ख्याल है 1980s के दरमियान 76-77 में कहीं बना है। ये लव पैशनेशन के बारे में बात करता है।
इनका ये क्लेम है कि हमने एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग को क्लोन किया होगा, और ये कहते हैं कि वो ह्यूमैनिटी के क्लोज है और इमॉर्टैलिटी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं उनको, ये उनका कंसेप्ट है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या बिल्स हैं या कांग्रेस रिपोर्ट्स हैं, वो क्या कहते हैं। ए न्यूमरस नंबर ऑफ बिल हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कांग्रेस टू प्रोहिबिट और कंट्रोल क्लोनिंग प्रैक्टिस। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं जो फाइल किए गए हैं यूनाइटेड नेशन में, WHO में, कि क्लोनिंग प्रैक्टिसेस को रोका जाए। अब वो कहते हैं जी क्लोनिंग इलीगल है। क्यों इलीगल है? इट शैल बी अनलॉफुल फॉर एनी पर्सन और एंटाइटी, कि भी ये किसी भी पर्सन के लिए अनलॉफुल है टू परफॉर्म और अटेम्प्ट ह्यूमन क्लोनिंग, कि ह्यूमन क्लोनिंग करना इलीगल है टोटली। उसको परफॉर्म करना, टू पार्टिसिपेट इन अटेम्प्ट, उसकी जो लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना भी इलीगल है, प्लस इसको शिप या रिसीव करना, ऐसे प्रोडक्ट जो ह्यूमन क्लोनिंग में इन्वॉल्व है उसके केमिकल, उसकी चीज़ें प्रोवाइड करना भी वो कहते हैं इलीगल है। यूएस फेडरल गवर्नमेंट फेडरल फंडिंग ऑफ क्लोनिंग इज प्रोहिबिटेड इन द यूएसए, कि यूएसए के अंदर उसकी क्लोनिंग के लिए जो है ना फंडिंग नहीं दी जाती बिल्कुल। इस सारा का क्या मतलब है कि आपकी ह्यूमन क्लोनिंग किसी भी स्टेज पे नहीं होनी चाहिए, ये टोटली इलीगल है और इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH जिसको बोलते हैं, अब ये कहती है कि भी रिसर्च होनी चाहिए मगर प्री एग्जिस्टेंट एम्ब्रियोज के ऊपर, जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टेंट एम्ब्रियोज हैं, मीन आपने नए एम्ब्रियो नहीं जनरेट करें। इन सर्टन कंपेलिंग इंस्टेंस researcher would be allowed to remove embryonic cells from embryo that were meant for in vitro fertilization। मीन वो कहते हैं वो सेल्स जो किसी काम के नहीं है, वो अल्टीमेटली ज़ाया होने हैं, उन सेल्स को आप एम्ब्रियो से निकाल के एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल निकाल सकते हैं और उनके ऊपर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। मगर रिसर्च तो कर सकते हैं मगर आप उन एम्ब्रियो को ह्यूमन के अंदर इम्प्लांट नहीं कर सकते, तो ये उनकी रिस्ट्रिक्शन है। अब नेशनल बायोएथिक एडवाइजरी कमीशन है, वो ये कहती है इट इज़ मॉरली अनएक्सपेक्टेड फॉर एनीवन इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर टू क्लोन ह्यूमन क्लोनिंग बिल्कुल नहीं करनी, वो ये कहते हैं। एनी अटेम्प्ट टू क्लोन ह्यूमन इज इररिस्पॉन्सिबल एंड अनएथिकल, कि बिल्कुल अनएथिकल है इसको क्लोन करना। बट वो कहते हैं इट्स ओके टू क्लोन DNA सीक्वेंस, सेल लाइन एंड एनिमल बिकॉज इट इज डज नॉट रेज इश्यूज इन ह्यूमन क्लोनिंग डज। वो कहते हैं आप DNA सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, सेल लाइन पे काम कर सकते हैं, एनिमल पे काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे इश्यूज नहीं है जो कि ह्यूमन क्लोनिंग पे है। और प्लस वो कहते हैं जो लोग जो इंसान एनिमल की क्लोनिंग करते हैं उसके भी बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म की रेगुलेशंस होनी चाहिए। नेक्स्ट आप कहते हैं कि लीगल एंड पॉलिसी इशू क्या है, इंटरनेशनल स्टांस क्या है। Overview of global regulation and bans on human productive cloning. In UN declaration in 2005, the UN adopted a declaration calling for a ban on all form of human cloning. यूनाइटेड नेशन ने 2005 के अंदर एक बिल पास किया, इसके मुताबिक ह्यूमन के ऊपर किसी भी किस्म की क्लोनिंग नहीं की जा सकती। अगर आप कंट्री स्पेसिफिक लॉ की बात करें, यूएसए के अंदर ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कि ह्यूमन क्लोनिंग को बैन करे, मगर कुछ स्टेट के अंदर इसके रिस्ट्रिक्शन है। यूरोपियन यूनियन की बहुत सी कंट्रीज़ में ह्यूमन क्लोनिंग बैन है। अब इसी तरह अगर बाकी कंट्रीज़ को देखें, कुछ में अलाउ है, कुछ में नहीं है। अब थोड़ी सी हम देख सकते हैं कि डिफरेंट केस स्टडीज़ हैं और एग्जांपल्स हैं जो क्लोनिंग की, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग की है, जो कि सबसे पहली केस स्टडी है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग इन लाइवस्टॉक, जिसमें कैटल एंड पिग्स को एग्रीकल्चर बेनिफिट के लिए यूज़ किया गया है और वो कहते हैं जी ये जेनेटिकली सुपीरियर है। केस स्टडी नंबर 2, बारबा स्ट्रेसेंट्स क्लोन डॉग्स। 2018 में बारबा स्ट्रेसेंट रिवील्ड दैट 2 of her dogs were clones for her late pet Samantha। वो कहते हैं जी उनका एक पुराना पेट था Samantha, वो कहते हैं उसके जीन लेके 2 डॉग्स को उन्होंने क्लोन किया 2018 में। इसी तरह 2018 में क्लोन मंकी इन चाइना,
चाइनीज़ ने सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के थ्रू 2 मंकीज़ प्रोड्यूस किए, ताकि वो कहते हैं कि और उस मंकी को प्रोड्यूस करने के बाद एक लंबी डिबेट स्टार्ट हो गई कि चाइना अगर एनिमल या मंकीज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो किसी स्टेज पे ये ह्यूमन को भी क्लोन कर सकता है। केस स्टडी नंबर 4, एफर्ट्स इन इंडेंजर्ड स्पीशीज कंजर्वेशन। इंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे ब्लैक फुटेड फॉरेस्ट या आप कह लें पांडा हो गया आपका, ऐसे एनिमल्स की क्लोनिंग क्या हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। अब ये 3-4 एग्जांपल हैं जो रियल लाइफ में हो चुकी है। अब कुछ लोग कहते हैं ये ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत है। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। अब ये 3 मेजर कंसर्न है। हेल्थ रिस्क, वो कहते हैं जो एनिमल आपने क्लोन किए उनकी हेल्थ रिस्क ज़्यादा है, उनकी जो लाइफ है वो छोटी है। सेकंड रिस्क है जेनेटिक डाइवर्सिटी, वो कहते हैं आप जेनेटिक डाइवर्सिटी को रिड्यूस कर दें, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू वैरायटी आती है, जेनेटिक मेकअप चेंज होता है, आपको न्यू प्रोडक्ट मिलता है। आप जब एक ही बार क्लोन कर रहे हैं, बार बार क्लोन कर रहे हैं, तो आप जेनेटिक डाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है एथिकल स्लिपरी स्लोप। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है आज आप अगर कहते हैं कि एनिमल क्लोनिंग अलाउ है, ठीक है, आपके दिल में उसके लिए नरम दर्जा है, वो कहते हैं पैसेज ऑफ टाइम आपके लिए ह्यूमन क्लोनिंग भी कोई मैटर नहीं रखेगी, ठीक है। तो वो कहते हैं ये है एथिकल स्लिपरी स्लोप, कि भी आज आपको एक चीज़ ठीक लग रही है, हो सकता है वक्त के साथ आपको दूसरी चीज़ भी ठीक लगे। अच्छा, अब 2 मेजर चीज़ें हैं, पब्लिक ओपिनियन एंड मीडिया प्रेजेंटेशन। पब्लिक सेंटिमेंट मतलब आप क्या सोचते हैं एनिमल क्लोनिंग के बारे में और ह्यूमन क्लोनिंग के बारे में, और आपके ऊपर मीडिया का कैसा इन्फ्लुएंस है कि ओवरऑल मीडिया कैसे उसको पोर्ट्रे कर रही है। आई विल एडवाइस कि आप लोग ये मंकी वाली वीडियो आप देखें कि इन्होंने कैसे क्लोन किया, और उसके बाद आप मुझे इन 2 पॉइंट्स के ऊपर पब्लिक सेंटिमेंट और मीडिया इन्फ्लुएंस के ऊपर कमेंट करें कि व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू। ओवरऑल अगर आप इस डिस्कशन को कंक्लूड करें कि फ्यूचर रिसर्च के बारे में, हम कहें कि भी आप क्लोनिंग टेक्नोलॉजी को किसी जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऑर्गन की हद तक या थेराप्यूटिक्स की हद तक, मगर ह्यूमन या एनिमल क्लोनिंग मेरी नज़र में प्रैक्टिकली नहीं होना चाहिए। और एथिकल फ्रेमवर्क एक आपका होना चाहिए प्रॉपरली, कि जिसमें प्रॉपर गाइडलाइन हो कि आपने कहाँ पे लिमिट लेके जानी है और कहाँ पे आपने लिमिट क्रॉस नहीं करनी। कंक्लूजन यही है कि आप ओवरऑल एथिकल कंसिडरेशन को साथ लेके चलें ताकि आपका एक फिक्स स्टांस हो। तो ये था जी आप लोगों का आज का लेक्चर। आपने जो मैंने आप लोगों को बताया है कि सोशल मीडिया और दूसरी ने आपने वो मंकी वाली वीडियो देखनी है, और आपने कमेंट करके हमें बताना है कि आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।